आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की कक्षा का विषय है व्यवहार मनोविज्ञान, जो सामान्य मनोविज्ञान अर्थात छठी यूनिट का भाग है, जिसमें आज हम लोग बिहेवियर साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। इन वीडियो के क्रम में इस वीडियो को 5वें भाग के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे व्यवहार मनोविज्ञान की कितनी परिभाषाएं हैं और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसका प्रतिपादन किया, और प्रमुख बिंदु जो आपके सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ने हैं उन बिंदुओं पर पठन पाठन करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा के प्रमुख बिंदु हैं। पहला जो बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सिलेबस में भी दिख रहा होगा, आपके पास अगर सिलेबस होगा तो आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से भी सिलेबस में लिखा हुआ है कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, पहला जो बिंदु मैंने लिखा है। फिर आगे जो दूसरा बिंदु है सिलेबस में भी ये भी लिखा हुआ है कि व्यवहार की परिभाषा, अर्थात व्यवहार की किस तरह से परिभाषा मनोवैज्ञानिकों ने दी, उन परिभाषाओं को हम लोगों को जानना है और इससे प्रश्न बनते हैं। फिर मुख्य बिंदु के बारे में हमने लिखा है कि प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के नाम। ये जो तीसरा बिंदु हमने लिखा है, इसके अंतर्गत जितने मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार मनोविज्ञान के अंतर्गत कार्य किए, उन मनोवैज्ञानिकों की एक सूची हमने दी है कि इतने मनोवैज्ञानिक हैं। अब ये बिंदु हमने इसलिए दिया क्योंकि इससे कई बार प्रश्न बने हैं कि अमुक 5 मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिए, उसमें 2 अगर व्यवहार मनोविज्ञान पे कार्य नहीं किए हैं तो 2 नहीं किए हैं लेकिन 3 दिए हैं, तो उसमें या एक को पहचानने की बात कर दी जो एक व्यवहार मनोविज्ञान पे कार्य नहीं किए हैं और बाकी 4 लोगों ने व्यवहार मनोविज्ञान पे कार्य किए हैं। तो उनके नाम को अगर पहचानना है तो हमें पहले जितने व्यवहार मनोविज्ञान पर कार्य किए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, तो उनके नाम हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए यह तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। फिर चौथे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, इसके तथ्य क्या हैं, किस तरह से व्यवहार को मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में रखा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जो पहला बिंदु है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि पहले बिंदु के बारे में हमने लिखा है कि 20वीं शताब्दी का व्यवहार विज्ञान का विकास हुआ। जो 20वीं शताब्दी, जैसे कि हमने पहले इतिहास पढ़ा था जब मनोविज्ञान का, आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 को जब देखा होगा वीडियो को हमारे, तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि इस तरह से क्रमवार विकास हुआ है। पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर इस तरह से धीरे धीरे जो हर एक शताब्दी में जो क्रमवार विकास हुआ, फिर जब हमने 20वीं शताब्दी की बात की होगी, आपको याद हो रहा होगा, तब हमने जो मनोविज्ञान था 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान बना था, इस रूप में प्रकट होकर आया था। इसके जो समर्थक हुए थे वाटसन, वोडका और स्किनर, ये 3 जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इनका नाम आपको अक्सर पढ़ने को मिलेगा, वाटसन, वोडका और स्किनर। इन्होंने मनोविज्ञान की शाखा में व्यवहार मनोविज्ञान की स्थापना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब फिर तीसरी लाइन में हमने लिखा है कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की स्थापना जे.वी. वाटसन द्वारा 1913 में हुई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि व्यवहारवाद की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। ये एक लाइन से आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको इसे बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनों में इसको गिने। और इसको जैसे कि जे.वी. वाटसन ने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की थी, तो ये सन भी आपको याद होना चाहिए कि व्यवहारवाद का जो स्थापन हुआ तो 20वीं शताब्दी में या 1913 में हुआ था। फिर हमने लिखा है कि व्यवहार क्या है, इसका स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, व्यवहार कैसे कार्य करता है। अर्थात जो व्यवहार मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत इन बातों पर
अध्ययन अध्यापन किया जाता है, इसकी चर्चा की जाती है। जो हमने इसमें अभी लिखा है कि व्यवहार क्या है, इसका स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है इसकी व्यवहार की, और यह कैसे कार्य करता है। फिर हमने 5वीं लाइन में जो हमने लिखा है कि व्यवहार परिवर्तनीय है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। फिर व्यवहार को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनके बारे में भी इस विषय में अध्ययन अध्यापन होता है। फिर जो अंतिम बिंदु के रूप में हमने लिखा है, किसी भी प्राणी की क्रियाएं अथवा आदतें 24 घंटे अर्थात 7 दिन में 24 घंटे अर्थात उसका दौड़ना, हंसना, रोना, सोचना, गुस्सा करना, चलना, बात करना, उठना, बैठना, सोना, संगति करना, सीखना तथा अन्य प्रतिक्रियाएं देना आदि क्रियाएं ही व्यवहार कहलाती हैं। अब यहाँ पर आखिरी लाइन में हमने एक व्यवहारिक भाषा में, व्यवहारिक रूप में इसमें लिखने की कोशिश की, जो एक व्यवहार को जो एक सामान्य व्यक्ति जैसे कि समझता है उसी रूप में हम इसको देख सकते हैं कि उसी रूप में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो 24 घंटों में जो भी प्रक्रियाएं उसकी दैनिक जीवन में जो घटित होती हैं, जो मानसिक रूप से वो जो घटित करता है, उन प्रक्रियाओं को हम व्यवहार कहेंगे। इस तरह से हमने सारगर्भित रूप में इन लाइनों को बहुत ही अच्छे से समझा, जाना कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को इन इन बिंदुओं पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब व्यवहार की परिभाषा जानते हैं। व्यवहार की परिभाषा के रूप में वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हमने 5 प्रमुख परिभाषाओं को इसमें अंकित किया है, क्योंकि ये 5 प्रमुख परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको यूं कहें कि आपको स्मृति पटल पर स्थापित कर लेना चाहिए, या आपको कई बार पढ़ करके, लिख करके इन परिभाषाओं को याद कर लेना चाहिए। पहली जो परिभाषा है वॉटसन ने दी, जो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वॉटसन ने ये कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। दूसरी परिभाषा वुड्स ने दी और उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। फिर तीसरी प्रमुख परिभाषा जो है वो बोरिंग ने दी, ये भी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान मानव की प्रकृति का अध्ययन है। अर्थात यहाँ पर आपको जैसे कि तीसरी परिभाषा में दिख रहा होगा कि यहाँ पर कहीं व्यवहार की बात नहीं करी, लेकिन ये व्यवहार की ही बात कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि यहाँ पे मानव की प्रकृति का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, ऐसा इन्होंने बताया। फिर चौथी प्रमुख परिभाषा स्किनर ने दी। चौथी प्रमुख परिभाषा स्किनर ने दी, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। फिर पांचवी प्रसिद्ध परिभाषा जो मन नामक मनोवैज्ञानिक ने, उन्होंने बताया कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोजों से है। अब जैसे इन परिभाषाओं के संदर्भ में किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो 5 परिभाषाएं जब देख रहे हैं तो बहुत ही समानता दिख रही है हर एक परिभाषा में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति की बात करता है, कोई आपके व्यवहार के संबंध की बात कर रहा है, कोई व्यवहार के निश्चित शुद्ध विज्ञान की बात कर रहा है, कोई वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का विज्ञान बता रहा है व्यवहार को या मनोविज्ञान को। तो इस तरह से बहुत ही सिमिलरिटी, बहुत ही समानताएं इन परिभाषाओं में आती हैं। तो कोई एक परिभाषा जैसे कि प्रश्न में दे दिया कि किस वैज्ञानिक ने इस परिभाषा को दिया है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न होगा, लेकिन अगर हम परिभाषाओं को स्मृति पटल पर याद नहीं करेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर सही हम नहीं कर पाएंगे। अन्यथा आपसे निवेदन है इन परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कर लें। ये प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के नाम थे। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, जे.बी. वॉटसन, वॉल्टर एस हंटर, एडविन वी हॉल्ट,
कार्ल्स लोस्ले, एडविन आर गथरी, कार्ल्स एल हल, B.F. स्किनर, E.C. टॉलमैन, J.R. कैंटोर, अल्बर्ट वेंडोरा। ये जो 10 प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, इनके नाम आपको स्मृति पटल पर रखना है। अब जो ये अंतिम बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार किस तरह से हम कह सकते हैं, इन बिंदुओं के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार किस तरह से है, इन बिंदुओं को समझकर हम समझ सकते हैं। जैसे पहले बिंदु में हमने लिखा है, व्यवहार से तात्पर्य व्यक्ति के उस वास्तविक व्यवहार से है जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कितनी तीव्रता से प्रकट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ड होते हैं, बहुत सारे लोग एक्सट्रोवर्ड होते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग बाह्य प्रकृति के होते हैं, बहुत सारे लोग अंतः प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी परिस्थितियों में अपना व्यवहार बदल भी देते हैं। जैसे वैसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, बहुत सारा अच्छा काम कर लेते हैं और हम किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति आती है तो वो सबसे पीछे नजर आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया है, व्यवहार से तात्पर्य उस व्यक्ति की वास्तविक व्यवहार से है जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कितनी तीव्रता से प्रकट होता है। वो उसका वास्तविक व्यवहार होगा कि कितनी तीव्रता से वो प्रकट हुआ। यहीं पर जो वो व्यक्ति ये बोल रहा था कि हम बहुत बहादुर हैं, हम वहाँ पर नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, वही व्यक्ति सबसे पीछे खड़ा हुआ है लाइन में। जब कोई विशेष ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ पर उसको बहादुरी दिखानी चाहिए थी, तहाँ पर वो सबसे पीछे की स्थिति में खड़ा है, तो वहाँ पर ये बात दर्शाता है कि यह उसकी वास्तविक व्यवहार की प्रकृति है। इस तरह से मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको व्यवहार को देखा जाने लगा और ये एक आधार बना। फिर मनोविज्ञान में मानव तथा पशुओं के व्यवहार का अध्ययन हुआ। मनोविज्ञान में मानव और पशुओं दोनों के व्यवहार का अध्ययन हुआ है। यहाँ पर जैसे शरीर के व्यवहार से ही मन व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। शरीर जिस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस तरह से उसकी हाव भाव है, जिस तरह से वह एक्शन कर रहा है, जैसे कि कोई गुस्सा होता है तो उसकी भवें चढ़ जाती हैं और बहुत ही आंखें लाल हो जाती हैं, वो थोड़ा सा कँपने लगता है। इस तरह से उसकी भाव भंगिमा को देख करके यही जो हमने तीसरी लाइन लिखी है कि शरीर के व्यवहार से ही मन के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। व्यवहार व्यक्ति की मूल प्रकृति है, उसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि व्यवहार व्यक्ति की मूल प्रकृति है और उसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हमने दूसरी लाइन में लिखा कि मनोविज्ञान में मानव तथा पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया गया। अब ये जो हमने अभी बोला कि व्यवहार व्यक्ति की मूल प्रकृति है, उसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती, इसको उदाहरण देते हुए मनोवैज्ञानिक पुस्तकों में ऐसा वर्णन मिलता है जैसे कि हमने उदाहरणों में लिखा भी है अंतिम लाइन में कि जैसे मधुमक्खी का फूलों पर मंडलाना, पशुओं का बछड़े के प्रति प्यार, गाय का शाकाहारी होना, छिपकली का कीट को झपटना। इस तरह से हमने इसमें लिख भी दिया है कि इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, जैसे गाय का जो बछड़ा है उसको कोई आधार कार्ड नहीं मिला होता कि वो बछड़ा उसका है और वो उसी का स्तनपान करेगा, वो कहीं ट्रेनिंग नहीं मिलती है, लेकिन वो उसकी मूल प्रकृति में स्थापित है, वो व्यवहार उसके मूल प्रकृति में है, इसलिए उसको वो दुलारती ही है, उसको वो पुचकारती ही है। ऐसा तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि व्यवहार का ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार स्थापित करते हैं और इस पे गहनतम अध्ययन अध्यापन हुए हैं। इनमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिसके आधार पर व्यवहार को समझने में आज सहजता होती है। आज की कक्षा का समापन हम यहीं करेंगे। अगली कक्षा का जो विषय रहेगा वह व्यक्तित्व है,
जैसा कि आपने सिलेबस में देखा है, व्यक्तित्व वाला जो भाग है वो बहुत ही बृहद है, थोड़ा सा लंबा है और कई पार्टों में इसके डिटरमिनेंट, पर्सनालिटी के टाइप्स भी पढ़ने हैं, पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ने हैं और इसके और भी इन्वायरमेंट के क्या फैक्टर हैं और भी जो सब टॉपिक्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1 बाय 1 आगे इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।